नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। 28 फरवरी 1989 एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट का शीर्षक है सेना के लिए बढ़ती उम्र चिंता का विषय। यह मैं आपको हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं। यह रिपोर्ट इंडिया टुडे में छपी थी जिसका शीर्षक एज फैक्टर बिकम्स वेरिसम फॉर इंडियन आर्मी। अब आप कहेंगे कि आज इस पर चर्चा की क्या जरूरत है, तो दरअसल आज ही का दिन जरा बहुत महत्वपूर्ण है इस विषय पर चर्चा करने के लिए। वह इसलिए कि जिन लोगों ने 6 दशक तक हिंदुस्तान पर शासन किया वो लोग सत्याग्रह करने गए। अब वो पता नहीं वो सत्याग्रह ईडी से छुटकारा पाने के लिए है या आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे लोगों को बचाने के लिए सत्याग्रह है। इस पर एक बहस हो सकती है, लेकिन असल मसला यह है कि जिस बात को लेकर सत्याग्रह किया जा रहा है उस बात में कितना दम है। क्योंकि अगर आप इनका इतिहास देखिए तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों पर और खासकर अगर बात सेना की हो तो सेना के मामलों में जितने भ्रष्टाचार हुए हैं वो निकाल कर देख लीजिए किसके शासनकाल में हुए हैं। तो सेना से बड़ा पुराना नाता रहा है और यह मसला भी सेना का ही है, क्योंकि बात अग्निवीर स्कीम की है। उस स्कीम को लेकर अग्निपथ स्कीम की है, उसको लेकर आपकी अपनी एक राय हो सकती है। मैं उस राय पर नहीं जाऊंगा क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय होती है। मसला यह है कि जो लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं वो आखिर में इसमें जो कूद पड़े हैं उनका इतिहास इस स्कीम को लेकर जानना जरूरी है। और यह भी जानना जरूरी है कि वो कितना बरगला रहे हैं और कितना आप ये समझिए कि सही बोल रहे हैं। अब देखिए, राकेश टिकैत का साहब आंदोलन होगा, कृषि कानून को लेकर उन्होंने आंदोलन किया। बाद में किसानों को पता चला कि राकेश टिकैत ने उनको ठग लिया और आप देखिए कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजों में क्या हुआ। 4 राज्यों में इन लोगों का आप ये समझिए कि लुटिया डूब गया, जो परिस्थितियां बनी। सवाल यह है कि ये जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट क्या कहती है, और ये जो सो कॉल्ड सत्याग्रह चल रहा है और बिहार से लेकर तेलंगाना तक जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं और ये परिस्थितियां बनाई गई हैं, ये अब ये दिख रहा है कि दरअसल जो लोग हमेशा सत्ता के भोगी रहे और जो कभी विपक्ष में बैठे नहीं, उनको अब विपक्ष में बैठने से बड़ा तकलीफ हो गया है। सो उसके लिए जो है कई तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अमित मालवीय ने जो आईटी सेल के हेड हैं भाजपा के, उन्होंने तो बाकायदे राहुल गांधी का एक ट्वीट भी जो है ट्वीट किया, उनका एक वीडियो का एक अंश जो चिंतन शिविर से जुड़ा हुआ है, जिसमें वो आग वाग लगाने जैसी बात करते हैं। बहरहाल हम इस रिपोर्ट पर आते हैं और फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, ये रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट 1989, आप इसको गौर करिएगा, ये आज से 3 दशक पहले रिपोर्ट लिखी गई थी और तभी से सेना में बढ़ती उम्र चिंता का विषय थी। अभी भाषण देने चले आते हैं, कह रहे एनसीसी था और एनसीसी है और ये है वो है। अगर सब कुछ तो है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है ये रिपोर्ट बहुत कुछ कहती है। और एक चीज और आपको बताऊं, ये रिपोर्ट शेखर गुप्ता ने लिखी है। शेखर गुप्ता दक्षिणपंथी नहीं है, शेखर गुप्ता सेकुलर खेमे के अलंबरदारों में शुमार है और उन्होंने जो ये रिपोर्ट लिखी है उस रिपोर्ट को सुनिए। और 1989 में स्थिति थी और 1989 में की जो स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं किया गया तब से लेकर और 2014 तक। सरकार ने कोशिश की अब उसको लेकर एक अलग बितंडा खड़ा किया जा रहा है, लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे। हम पहले इस रिपोर्ट पर आते हैं और यह रिपोर्ट बताएगी कि किस तरीके से सियासत हो रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि साहब सेना की उम्र बढ़ रही है और यह बहुत चिंता का विषय है। इसमें एक आंकड़ा दिया गया 1989 तक का ही आंकड़ा है। उसमें कहा गया कि अगर पर डिवीजन एवरेज निकाला जाए तो फैटी एलिमेंट वो उनको कहा गया जो लोग सेना में तो हैं लेकिन अगर वो युद्ध करने जाते हैं तो उस तरीके से उतने जोश और खरोश से युद्ध नहीं कर सकते, और उसमें वो लोग भी शामिल हैं जो युद्ध में जाते ही नहीं है, मतलब और अन्य कार्यों में रहते हैं। तो ऐसे लोग की संख्या अगर पर डिवीजन देखा जाए तो हिंदुस्तान में 8,829 है। ये 1989 की रिपोर्ट के हिसाब से हम बता रहे हैं। और यह ऐसे ही फैटी एलिमेंट पाकिस्तान में कितने हैं? 2307।
चाइना में कितने हैं? 1000। मतलब 1989 में हिंदुस्तान की सेना चीन और पाकिस्तान की तुलना में बूढ़ी हो चली थी। एक बात ये। दूसरी बात देखिए, उस रिपोर्ट में जो शेखर गुप्ता की रिपोर्ट है वो आप जाकर देख सकते हैं, ऑनलाइन वो है, और उसका मैं आपको लास्ट में एक बार फिर से शीर्षक बता दूंगा। उसमें आईडीएसए के विशेषज्ञ हैं श्रीधर, उनके हवाले से लिखा गया। वो कहते हैं कि साहब 60,000 से 1 लाख सुस्त हैं सेना में, और वो कहते हैं कि मसला ये नहीं है, मसला ये है कि ये असल मसला उम्र का है कि उम्र बढ़ती जा रही है। अब आइए उसी रिपोर्ट में एक और चीज कही गई जिसको मैं आपको बताता हूं। देखिए, फाइनेंशियल एडवाइजर और रक्षा मामलों के जाने माने डिफेंस राइटर जीसी कटोच, ये सब शेखर गुप्ता की रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं, कहते हैं कि बढ़ती उम्र चिंताजनक है। सही मायने में कमांडिंग ऑफिसर को मिड 30s में होना चाहिए, जब यह फिजिकल और मेंटल फिटनेस की पीक पर होता है, ये जो उम्र है। लेकिन सेना में अब यह बात नहीं रही। फिर मैं ध्यान दिलाऊं, ये 1989 की रिपोर्ट है। आगे वो कहते हैं कि जो कमांडिंग ऑफिसर है वही कमांडिंग विंग का आधार होता है। पहले 35 से 38 साल का होता था, आज वो 45 के आसपास का है। ये 89 की रिपोर्ट में आपको बार बार याद दिलाऊंगा, क्योंकि जो एक स्थिति क्रिएट की गई है उसको आप समझें, फिर आप समझिए, आगे सुनिए। वो कहते हैं कि किसी भी कमांडर के लिए यह उत्साहजनक बात नहीं है कि किसी युद्ध में उम्र दराज कमांडिंग जो ऑफिसर हो वो जवानों का नेतृत्व करे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जीसी कटोच। अब आगे आइए, इसी रिपोर्ट में लेफ्टिनेंट जनरल बलराम का एक कोट है, और लेफ्टिनेंट जनरल बलराम कहते हैं कि 63-62 में जब भारत को पराजय मिलती है तो 63 से 67 के बीच सेना की क्षमता 2 लाख से बढ़ाकर 8.5 लाख कर दी जाती है, और जब 71 का युद्ध होता है तो उस युद्ध में ये जो सेना बढ़ी, इसमें युवा अवस्था का फायदा भारत को मिलता है। और आपको ध्यान होगा कि 71 का युद्ध हिंदुस्तान ही नहीं विश्व के इतिहास में ऐसा युद्ध था जहां 90,000 से ज्यादा सेनाओं ने समर्पण किया था हिंदुस्तान की आर्मी के सामने। यह कब संभव हुआ? जब आपकी सेना एकदम युवा थी। और अभी क्या हो रहा है? आपकी सेना की उम्र बढ़ती जा रही है। आगे सुनिए। अब इसमें ये तमाम चीजें हमने आपको बताई। फिर क्या हुआ? इसी रिपोर्ट में लिखा गया है कि 1985 में एक प्रस्ताव आया। वो वही प्रस्ताव है जो आज अग्निवीर के रूप में, अग्निपथ प्रोजेक्ट के रूप में सबके सामने है, और जिसे लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष ढकोसलेबाजी कर रहा है। मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि ये शेखर गुप्ता अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि प्रस्ताव पर 1985 में प्रस्ताव तैयार हुआ था। उस प्रस्ताव में क्या लिखा गया था? उस प्रस्ताव में लिखा गया था कि कम्बैट यूनिट में रिक्रूट होने वाले 7 साल तक काम करेंगे और सामान्य तौर पर उनकी आयु 25 वर्ष तक की होगी। जिन लोगों की भर्ती होगी टेक्निकल और स्किल्ड जॉब के लिए होगी, वे 55 वर्ष तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। जो कमांडेंट 7 साल पूरा करेंगे उनमें से लगभग आधे को सेमी स्किल्ड टेक्निकल ग्रेड में मतलब उनको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा। पर इस पर अड़ंगा किसने लगाया? इस पर अड़ंगा लगाया उस समय के गृह विभाग ने। कहा कि साहब आप कह रहे हैं कि 7 साल के बाद जो है फिर इनको एब्जॉर्ब कहां किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि अपनी जो विफलता है, अपनी डिसीजन लेने की असक्षमता है, उस असक्षमता ने, और 85 में किसकी सरकार थी? 85 में प्रचंड बहुमत वाली कांग्रेस की सरकार थी। उस प्रचंड बहुमत वाली सरकार यह साहस नहीं दिखा पाई कि अपने गृह मंत्रालय को फटकार लगाए कि आप क्या उलझुल बात कर रहे हैं, सेना उम्र दराज होती जा रही है, हमें अपनी सेना को युवा बनाए रखना है ताकि 1971 बार बार अगर ऐसी परिस्थितियां बने तो दोहराया जा सके। लेकिन साहब ये शेखर गुप्ता की रिपोर्ट है कि गृह मंत्रालय ने उसमें अड़ंगा लगा दिया कि साहब ये जो लोग निकलेंगे, ठीक है, 7 साल तक रहेंगे
और उसके बाद वो निकलेंगे तो इनको एब्जॉर्ब कहां किया जाएगा। और एब्जॉर्ब आप जैसे अभी आप देखिए कि पिछले दिनों आपने सुना होगा इसी स्कीम को लेकर कि तरह तरह की जो है आरक्षण की बात और कहां कहां जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और स्टेट की सेवाएं हैं, पुलिस की सेवाएं, वहां किस किस तरीके से प्रायोरिटी वाली बात चल रही है। और उसका खाका भी अब आप देखिए कि 10% आरक्षण वाली बात तो जो है ट्वीट के जरिए खुद डिफेंस मिनिस्टर ने कही। पीएसयू में इन लोगों को कैसे ऑब्जर्व किया जाएगा, ये तमाम चीजों पर बात चल रही है। लेकिन तब इस बात, अगर तभी ये बात हो गई होती तो इस तरह का स्थिति सेना के सामने नहीं आती। आप समझिए कि 1989 की रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि अभी जो आपका कमांडिंग ऑफिसर है, जो कमांडिंग ऑफिसर है, उसकी उम्र कितनी हो चली है? उसकी उम्र भाई साहब 45 के आसपास है और चाहिए कितना? 30s का हमको चाहिए। यह 89 की स्थिति थी जब 45 पहुंच चुकी। आज कमांडिंग ऑफिसर की उम्र क्या होगी? चूंकि 89 और एक 90 और 30 2020। हम लोग, आप कल्पना करिए कि किस तरह की ये प्रस्ताव था और इस प्रस्ताव को अपने सियासी हितलाभ के लिए, जैसे साहबानों वाले मामले में हुआ था, तो ये प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव को लाने का साहस कांग्रेस नहीं कर पाई, जैसे 3 तलाक पर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसे वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से नहीं पलट और उसको नहीं लागू कर सकी कांग्रेस की सरकार। उसी तरह ये सेना की, आप ये समझिए, जो बड़ी रिक्वायरमेंट रही और जो सीधे तौर पर सुरक्षा से जुड़ी हुई है, उसको ये तब नहीं लागू कर पाई, उसे अब नरेंद्र मोदी की सरकार लागू कर रही है, लेकर आ रही है कि नहीं साहब, ये योजना है। अब मुझे लगता है कि इस योजना को लेकर इस खबर के बाद एक चीज तो स्पष्ट है कि उस पर सियासत ज्यादा हो रही है। लोग उन युवाओं को सही बात बताने के बजाय भरमाने में लगे हुए हैं। और इसमें जो तमाम रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें जिस तरह से कोचिंगों की भूमिका है, और जो राजनीतिक दल हैं वो तो अपनी राजनीति कर ही रहे हैं। और देखिए, राजद ने बंद का आह्वान किया था और कांग्रेस जो है सत्याग्रह करने जा रही है। करने क्या जा रही है, तो जंतर मंतर पर कर ही रहे हैं, और नीतीश कुमार मौन है, वो सब कुछ होने दे रहे हैं। और आप देखिए राजस्थान में भी यही हाल तेलंगाना में भी है। अपना कहना यह है कि आप एक बार इस रिपोर्ट जो हमने आपके साथ साझा की, इस आईने में सारी परिस्थितियों को देखिए, खुद ब खुद सारी चीजें आईने की तरह साफ हो जाएंगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।